दोस्तों, बिग बॉस के घर में कुछ लोगों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब आप ये कह सकते हैं कि क्या मैंने आखिरी तक उनको साथ रहा, नहीं रहा, कैसा रहा, क्यों रहा, परिस्थितियाँ क्या बदल सकती थी, क्या परिणाम बदल सकते थे। लेकिन मैं डेस्टिनी पर बिलीव करता हूँ। जो यहाँ पे लिखा होता है ना, वो कभी नहीं बदलता। आप परिस्थितियाँ कभी-कभी ऐसी हो जाती हैं कि उनको देखकर फैसला लेना है या उनके आधार पर एक सही निर्णय तक पहुँच जाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। और मैं हमेशा डेस्टिनी पर बिलीव करता हूँ। मैं यही मानता हूँ कि बिग बॉस के घर में तो एलिमिनेशन का, बिग बॉस के घर के अंदर नॉमिनेशन का प्रोसेस है, लेकिन हमारी जो ज़िंदगी का रंगमंच है ना, उसमें ना एलिमिनेशन का प्रोसेस है, ना नॉमिनेशन का। और मेरे साथ बिग बॉस के एक ऐसे ही कंटेस्टेंट हैं, जिनको मैं बेहद प्यार करता हूँ, जिनका बेहद सम्मान करता हूँ। मेरे राम लखन की जोड़ी के राम, विशाल। और विशाल के बारे में मैंने पहले हफ्ते कहा था। विशाल, आपको याद है हम लोग गार्डन में बैठे थे और मुझसे किसी ने पूछा था कि कौन आपको सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट लगते हैं बिग बॉस जीतने के, तो मैंने आपका नाम लिया था। और जी। मैंने क्या सोच के लिया था, मैंने ये सोच के लिया था कि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, मैं जितना लोगों को समझता था, समझ पाया था, उसके हिसाब से मुझे ये लगता था कि ये सबसे अलग दिखाई देगा और शो में आप जो भी कारण रहा हो, आप सबसे अलग ही रहे। जी। दीपक सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ। तो हाँ, मतलब मैंने वो मेरे एक जर्नी वीडियो में भी डाला है, जब आपसे पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कौन अपने दिल और अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकता है, तो आपने मेरा नाम लिया था। कोई बात नहीं, एटलीस्ट अपन ट्रॉफी नहीं जीते, बट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिल जीता हूँ मैं शायद। नहीं, बिल्कुल आपने दिल जिताया विशाल। और विशाल, मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूँ। मैं आज एक आपको बात कहूँगा जो मैंने सार्वजनिक तौर पर अभी नहीं कही है, लेकिन शुरुआत करते हैं। जब बिग बॉस के घर में घुसे थे, क्या सोच के घुसे थे, क्या मन में क्या था, क्या पुराने सीजन देखे थे? क्योंकि पहले वीकेंड के बारे में कहा गया कि आप लोग तो वो हैं जो सीजन वोट कर आए हो। सेकंड वीकेंड के बार पे दीपक सर, मेरे ख्याल से ना क्या होता था, मैं ऐसा नहीं कभी बोला कि मैंने बिग बॉस नहीं देखा है। मैं इनफैक्ट सिद्धार्थ शुक्ला जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। मैंने वो सीज़न देखा है और उसके अलावा मैंने एक दो सीज़न और देखे रहेंगे। ठीक है, आशिका जब मेरी दोस्त गई थी लास्ट सीज़न में, तब से मैंने OTT 2 भी देखा था। तो 2-3 सीज़न देखा है मैंने। बट उसको ये बोलना कि घोट के पीना, मेरे को नहीं समझा, बिकॉज मेरे ख्याल से वहाँ पे कुछ और भी ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझसे ज़्यादा घोट घोट के पिया रहेगा सीज़न। तो मुझे तो वो चीज़ नहीं समझी। बट हालांकि जैसे आपको मालूम है कि मैं तो हर वीकेंड पे टारगेट होता था, तो मैंने तो एक आप टारगेट क्यों होते थे मैं बताऊँ? आप अच्छी कॉपी थे। आप ज़्यादा ट्रैक्शन ला सकते थे, ठीक है ना? आपके ऊपर ज़्यादा कंटेंट बन सकता था। और मैंने बहुत इस ढंग से तो नहीं, लेकिन मैंने आपको ये बात बोली भी थी कि इस चीज़ से निराश होने की ज़रूरत नहीं है पहले जी वीकेंड जी। के बाद। लेकिन तो जैसा आपने बोला, तो मैंने फिर ये सोचा कि हाँ, मैं टारगेट हो रहा हूँ तो कुछ होगा मेरे में या फिर कुछ उनको। बट फिर जब मैं इविक्ट हो गया तो मुझे ज़रा सा फिर झटका लगा कि मैं खुद 2 दिन शॉक में था कि यार कैसे है। मतलब क्योंकि जब मैं बाहर आया, मैंने देखा सब चीज़ें, मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई कि यार आ, एक जर्नी रही है मेरी घर में, सबसे अलग जर्नी रही है मेरी घर में। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा, और उतार तो बहुत गलत तरीके के उतार देखे मैंने घर में। उसके बाद भी मैं डटा रहा, मैं खेलता रहा, हंसता रहा। और तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिल से खेल रहा था पूरा गेम, अपना पूरा 100% दे रहा था, टास्क को कुछ भी हो। तो मुझे नहीं समझ में आया था सर वो चीज़, पता नहीं क्यों। मैंने बोला कि मैंने अपना सब कुछ लुटा दिया शो पे। सब कुछ लड़ा दिया, इस सब बात से तो मैं एग्री करता हूँ। सब कुछ लुटा दिया, मेरा दिल, हर एक चीज़ लुटा दिया। अब मेरी हालत देखो, मैं आया कैसा था, मैं इतना पतला हो चुका हूँ स्ट्रेस के कारण। मैं इतना स्ट्रेस ले लेता था अंदर। तो मेरे को ये लगा कि यार इतना मैंने सब लुटा दिया, शो ने मेरे से इतना ज़्यादा गेन किया, वाई मी। कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसीलिए मैंने जब अनिल कपूर साहब ने सवाल पूछा था और मैंने खड़े होकर बोला, तो मैंने बोला था कि इस आधार पर किसी कैरेक्टर को हम नहीं जज कर सकते या उसके बारे में कोई ब्लैक एंड वाइट निर्णय नहीं कर सकते। जी क्योंकि विशाल, जितना मैं आपको देखा, मैं लोगों को बहुत अच्छी तरह जान जाता हूँ। मैं चुपचाप बैठा रहता था, मेरे को ये मिल भी गया बेड ताज बादशाह, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम थी। दूसरा, ये मैं बहुत अच्छी तरह समझता था कि कौन ने क्या, किसकी क्या बॉडी लैंग्वेज है और कौन वहाँ पे क्या करने जा रहा जी। है ना? तो मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि विशाल को लेकर इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी या खड़ी कर दी जाएगी। आपका क्या मानना है? मेरे को लगता है सर कि एक नैरेटिव फैलाना था, क्योंकि ऐसी मस्ती मजाक में चीज़ें बहुत
पहले भी बोली गई है सीजन्स में, बट उसको एक मस्ती मजाक के वे में ले लिया जाता था। इसमें उन्होंने प्रॉपर एक मुद्दा बनाया है, मुद्दा बना के पेश किया है। गलती पायल जी की भी है कि उन्होंने आके पूरे बातों को ट्विस्ट किया, उसके बातों उसको चेंज किया बातों को, फिर जब उससे गलत वो हो गई तो फिर दूसरे वीडियो पे आ रही है, उस पर उसको अलग कॉन्टेक्स्ट पे लेके जा रहे हैं। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है। और ये मैं, और आपको मालूम है सर कि एक अभी मैं 25-26 साल का लड़का हूँ, मैं अपनी, मेरे को ज़िंदगी बनानी है आगे, मेरे को एक करियर खड़ा करना है और एक फिल्म लाइन में मुझे जाना है, मुझे एक्टिंग करना है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि क्या अगर आप किसी की ऐसी इमेज बनाने पर तुले हो जिससे उसका एक पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। तो और आपने तो देखा है मेरा वो ब्रेकडाउन, आपने देखा है सबसे पहले, क्योंकि मैं जब बेडरूम में आया था तो आप सिर्फ आप वहाँ पे थे, तो मैंने आपसे वो चीज़ शेयर की थी, क्योंकि मैं वही बोला ना सर, मुझे थप्पड़ से दुख नहीं हुआ था सर, मुझे मेरे कैरेक्टर असैसिनेशन से दुख हुआ था कि मेरी इज्जत को कहाँ लेके जाया जा रहा है। मैं क्या, कोई बोल रहा है कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहनना बंद कर दिए हैं, कोई बोल रहा है, वो चंद्रिका जी बोल रही हैं कि इसके आसपास मत बैठना चाहिए, इसके आंखों में आशिकी है। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन इतने, उससे भी ज़्यादा, खैर पूरा उसके बाद का पूरा सीजन ही मेरे दिमाग में वो चीज़ छपी ही थी, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। बट 2-3 दिन सर बहुत ज़्यादा डार्क थे, मतलब बहुत डार्क थे। आप मेरे सामने वाले बेड पर सोते थे, मैं बैठा बैठा आपको देखता था, मुझे लगता था मैं आपको जाके कुछ और बोलूं। बट कुछ समय के लिए ना चीज, जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, मैंने भी कई ऐसी सिचुएशन देखी है, इंसान को खुद के साथ छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट वाला होता है। और मैंने आपको ये एक लाइन कही थी कि जिंदगी से बड़ा टीचर और वक्त से बड़ा मरहम कोई नहीं होता। सही बात आपने बोला था। और मुझे बहुत खुशी है कि आप इससे बाहर आए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, उस इंसिडेंट के बाद जो भी कंसर्न पार्टी थी वो एक नए लो पे गिरी। उनके बारे में सार्वजनिक तौर पर क्या है सबको पता है, लेकिन उस स्तर तक आप नहीं गिरे, ऐसा क्यों? क्या आपको उनको उन्हीं की भाषा में जवाब नहीं देना था विशाल? क्या ये आपकी गलती नहीं थी? नहीं सर, मुझे नहीं लगता मुझे वो मेरी गलती थी, बिकॉज मैं अपना किसी को नीचा गिराने के लिए मैं उनकी नीचे वाले लेवल पे नहीं जा सकता। ठीक है, वो मैं वैसा हूँ, मैं किसी को गंदा प्रूफ करने के लिए मैं खुद गंदा नहीं बन सकता मेरे ख्याल से। और मेरे बिहाफ पे मुझे तो मालूम ही था, लेकिन मेरे बिहाफ पे आई गेस लोगों ने वो चीज़ बता दी है कि नहीं वो है। और वो जिस तरीके से बातें करता था या फिर जो भी बोलता था, वो एक हर एक चीज़, मैं तो कटारिया को पहले भी बोला था कि जब तू बैठता है उसके साथ, जब स्टार्ट में जब कुछ नहीं होता, जब मैं एंटर किए थे तो मैं उठ जाता था दूसरे तीसरे दिन से। मतलब मेरे को वाइब नहीं आती, ये कुछ ना कुछ गेम की बातें करता रहता है, वैसा होगा, बुरा मत मानना, ये होगा, मुझे नहीं समझ में आती थी सर। बट मेरे को नहीं आती थी वाइब, तो मैं उठ जाता था। बट मैं वही जैसे आपको बोला सर, मैं सिर्फ वो सॉरी को रिग्रेट बोलता हूँ, बाकी तो मेरे को सर वो नहीं है कि मैंने क्यों नहीं किया। हाँ, वो 10 मिनट का मेरा गुस्सा ऐसा था कि मैं बहुत कुछ कर देता, बट मेरे को ये भी मालूम है कि बाद में मैं रिग्रेट भी करता वो चीज़। तो साई ने पकड़ा था मेरे को, तो अगर आप हाथ उठा देते या फिजिकल हो जाते, यही कह रहे हैं? जी। तो साई ने मुझे पकड़ा और मेरे पूरा गुस्सा मेरे इमोशंस में कन्वर्ट हो गया। मेरा ऐसा था सर कि एक बार आपको मेरा पक्ष सुनना चाहिए था, कुछ एक्शन लेने से पहले आपको मेरा पक्ष सुनना चाहिए था, मेरे से आपको बात करना चाहिए था। बट वो इंसान ने पूरा कैलकुलेट करके सारा डिसीजन अपने माइंड में सोच के कि ये बाहर कैसा दिखेगा, मैं एक ये नैरेटिव सेट कर देता हूँ इसके लिए, इसका ये हो जाएगा और मैं ये बन जाऊँगा। तो आई गेस वो हुआ है सर। बट मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैं पहली बात कह रहा हूँ। जी सर। मैंने अरमान मलिक, जैसे हमको बिग बॉस ने पहली लाइन कही थी कि क्या इसे स्पेशल केस माना जाए, ठीक है, ये उनकी पहली लाइन थी। और हम टीवी वाले बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं कि कौन सी पहली लाइन है और इससे जो है क्या फैसला हमसे करवाने की कोशिश की जा रही है। जब आप टास्क देते हैं ना, तब आप समझ जाते हैं, ये भी समझ जाते हैं कि क्या कहा जा रहा है और क्या बोला जा रहा है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, मैं इस फेवर में था, या मैं मानसिक तौर पर इस बात के लिए तैयार था कि अगर फिजिकल वायलेंस करने के लिए अरमान को मुझे निकालना भी पड़े तो मैं निकालने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अरमान अगर उस दिन निकलता तो आज जो पब्लिक सिंपैथी और पब्लिक सपोर्ट आपको मिला है वो अरमान को मिलता। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? ये मेरा मानना था, ये मेरा सोचना था सर। कहीं ना कहीं जो उसके बाहर निकलने की बात है सर, मुझे नहीं लगता कि उसको सिंपैथी मिलता, क्योंकि उसको सिर्फ उसी बात पे मिलता कि नहीं, उसने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। मतलब उसका जो, ना मैंने कोई डेरोगेटरी टर्म्स यूज़ किए थे, ना मैंने किसी को ऑब्जेक्टिफाई किया था, मैंने किसी को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट दिया था। तो उसके बेसिस पे अगर आप किसी के साथ फिजिकल हो सकते हो वॉयलेंस में, तो आई गेस वो फिर उनको, वो पब्लिक, मेरे को नहीं लगता सर वो सिंपैथी उनको मिलता, क्योंकि वो
और सही थे ही नहीं उस वाक्य में। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। जी जब आप सीजन में आगे गए और जब ये इंसिडेंट हो गया था, तब आप सब लोगों का सॉफ्ट टारगेट बन गए थे। जी। किसी को अगर कुछ कहने को नहीं मिलता था तो मुझे तो कहते लोगों को लगता था कि गुब्बारा विशाल पे निकाल दो। जी जी। और शायद एक आध बार मैंने भी ऐसा किया हो, मैं मानता हूँ इस बात को। जी कैसा लगता था उस वक्त पर आपको? सर कॉर्नर फील होता था बहुत, ऐसा लगता था कोई है कि नहीं है, मतलब क्या करूं मैं। और वो सीधी सी बात है, किसी के पास कोई नाम नहीं रहता था तो मेरा नाम ले लेता था उसका, क्योंकि उसका ये मुद्दा था, क्योंकि जो उसका मुद्दा था भी नहीं। तो बहुत बुरा फील होता था। लेकिन मैं फिर ये अपने आप को समझा लिया था कि ठीक है कोई बात नहीं, तू अकेला भी काफ़ी है। लेकिन एक अगर जो मेरा क्या बोलते हैं उसको, एक मेंटल हेल्थ मेरी जो ठीक करी थी वो मेरे दोस्त थे। कटारिया था, शिवानी थी और मकबूल भी बैठती थी साथ में। तो जब मैं उनके साथ बैठ के जब थोड़ा हंस लेता था तो मेरा माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता था। लेकिन उसके अलावा रात में सो भी नहीं पाता था, क्योंकि मेरे दिमाग में कंटिन्यू सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो नहीं सर, टाइम तो ख़राब था शायद। जब भगवान खराब टाइम दिखाता है तो अच्छा भी दिखाता है। बहुत अच्छा टाइम आएगा। और कल आपने एक चीज देखी या महसूस की? हम तीनों बैठे हुए थे और अनिल कपूर साहब एकाएक आपके पास आए और उन्होंने आपसे कही, तेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत जबरदस्त, बहुत ब्राइट है। उन्होंने 2-3 बार ये बात रिपीट होके एम्फसाइज करके बोली। जी क्या लगता है आपको? सर बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि ऐसा एक टाइम ऐसा लग गया था कि क्या अनिल सर को मैं पसंद नहीं हूँ क्या, क्योंकि जब मैं हर बार टारगेट बनता था हर बार। बट फिर मैं भी वो सोचा कि नहीं, कुछ चीज़ें एक बोली जाती है करने के लिए कुछ चीज़ें। बट जब उनका मैंने दिल जाना, जब मेरे लिए उन्होंने वो चीज़ बोली, मुझे सर बहुत अच्छा लगा। और मेरे को सही बोल रहा हूँ, वो दिल से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि मैं मायूस हो गया हूँ और मैं थोड़ा सा कि फिर से क्यों वापस मैं स्टेज पे आया हूँ। मैं शो के रिस्पेक्ट के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं शो की इज्जत करता हूँ बहुत ज़्यादा। इन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, अपने आप को शोकेस करने दिया, एक मौका दिया, उसका जैसे मुझे प्यार मिला, मैं उस चीज़ की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उस वजह से आया हूँ। और आप फिर भी यहाँ भी आप मेरे एविक्ट होने के बाद भी मेरा ही मुद्दा उठा रहे हो। मैं टॉप 5 में होता या आप मेरे को टॉप 3 में, मैं अगर अंदर बैठा रहता तो आप बेशक मेरा मुद्दा उठाओ, मेरे को कोई उस नहीं। बट जब मैं नहीं हूँ तो फिर आप मेरा मुद्दा क्यों उठा रहे हो? क्योंकि सी फॉर कंट्रोवर्सी और यही चलता। वही तो बात है, यही चला है। तो पता नहीं सर, अभी क्या बोलूँ, मेरे को तो करना भी नहीं था वो चीज़। मैं तो खुद शौक में था जब मेरे साथ वो बोले कि विशाल आओ, तो मैं स्टेज पे भी ऐसा था कि क्या। मुझे किसी ने कहा कि जो पायल ने आपको फ़ोन किया और आपसे माफ़ी मांगी, क्या सच है? सर मुझे नहीं मालूम, बट हाँ ये मेरे को सुनने में आया है मेरे घर से कि शायद उन्होंने बोला था कि मैं अपॉलॉजी के लिए रेडी हूँ, ये वो कुछ तो उन्होंने बोला था। जी ये सच है। तो आपको लगता है वो पहला वीडियो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट जानबूझकर ब्लो किया गया और उसको इतना बड़ा बनाया गया? जी जी बिल्कुल सर। जब बात हो रही थी स्टेज पे इसकी फिनाले के दौरान, तब उस वीडियो की कोई बात ही नहीं कर रहा था और फिर आ गया एक नया वीडियो। तो मैं वही तो सर बोल रहा हूँ कि अगर आपका इंसिडेंस, आपका तकलीफ, आपने जो एक्शन लिया, आपने जो बेसिस पे स्टेज पे आई थी, अगर आप वो वीडियो के बेसिस पे आए तो आप वो वीडियो की क्यों नहीं बात कर रहे हो, है ना? वो वीडियो की बात करो। तो वो फिर अब उनको घुमा के ऐसा करना है, फिर उनको घुमा के कुछ और वैसा करना है। मेरे को तो इसलिए सर, मैं इसलिए थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि ये क्यों हो रहा है, ये इसके लिए तो मैं आया नहीं था, बट उनको करना था, कर दिया। इस पूरे इंसिडेंट पे आखिरी सवाल, आपने कहा कि आपकी अपब्रिंगिंग और बाकी चीज़ें ऐसी नहीं थी कि आप उन पर उनकी लैंग्वेज में जाकर हमला करते जी। लेकिन वो इंसान आपको मोरलिटी और कैरेक्टर का पार्ट पढ़ा रहा है, जिसके कैरेक्टर के बारे में दुनिया की हर चीज़ सार्वजनिक है। सर आपने बात कही क्यों नहीं? मैं आपसे सीधे पूछता, आपने ये बात क्यों नहीं कही कि भैया आप इस शो में इसलिए आए हो क्योंकि आप एक परिवार के 3 हो? हाँ सर, वो तो सीधी सी बात है। और मेरे ख्याल सर मैं कल ये चीज़ बोला था, लेकिन जनता को सब मालूम है। मैंने ये बात ज़रूर बोली थी, तो मुझे कुछ एम्फसिस करने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि लोगों को मालूम है कौन कैसा है। और एक बहुत रिस्पेक्टेड लेडी ने मुझे ये चीज़ बोली है कि चोर के दाढ़ी में तिनका, जिसकी नज़र या जिसकी सोच वैसी होती है ना, तो उनको बाकियों की भी नज़र और सोच उनको वैसी ही दिखती है। उनको ऐसा लगता है कि लोग किसी को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। और अब उसको कोई भी आप सिंपल सी भी लाइन बोल लो, आप बोलोगे अगर आप उसने अपने फन वे में बोला, फिर खुश होकर बोला, लेकिन आप उसका वे चेंज कर दो, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दोगे, तो वो भी ऑफेंसिव हो सकती है। तो वो बात है। हमारे खबर में एक बात कही जाती है और मैंने हमेशा
जर्नलिज्म के स्टूडेंट को बोलता हूँ, एक बहुत पुराना गाना है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। सही बात है सर, जैसे आप चीजों बहुत को सही बात है। दिखाएंगे वैसे वो चीज बन जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले आपके सफर की बात करते हैं। और मैंने भी कई बार ये बोला, मुझे ऐसा लगता है, विशाल हो सकता है मैं गलत हूँ, सना मकबूल से आपकी दोस्ती ने आपको सबसे ज्यादा डैमेज किया इस शो के अंदर, आप मानते हैं? सर मुझे लेजिट नहीं मालूम कि उसने डैमेज किया है या नहीं किया, या फिर मेरे लिए क्या उल्टा पड़ा है उसमें, बिकॉज बट जहाँ तक रही दोस्ती की बात, तो पता नहीं बाकियों के साथ कैसी थी, बाकी लोग उसको पसंद नहीं करते थे, बट मेरे साथ उसका सर था बॉन्ड, हम एक दूसरे को समझ जाते थे, उसको कोई तकलीफ़ है मुझे कोई तकलीफ़ है तो हम समझ जाते थे। बाकी डैमेज किया है नहीं किया सर, वो कसम से मुझे नहीं मालूम। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बता रहा हूँ। रणवीर तो मेरे बड़े क्लोज थे, जी है ना, और रणवीर की बात पे मैंने कई सारे अपने डिसीजंस बदले भी, परिवर्तित भी किए, ये भी आपको पता है, इंक्लूडिंग वो टास्क जिसके अंदर जो है कैप्टन ऑफ द हाउस चुना जाना था, मैंने रणवीर के आधार पर ही वो फैसला लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा वो निकालना। हाँ हाँ हाँ, हाँ टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये कहूँगा, क्योंकि उस वक्त एक मोटे तौर पे आम सहमति बनी थी। और जो है लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे जितना पता, रणवीर आपके लिए बड़े फॉन्डली बहुत बात करते थे, बहुत अच्छी बातें करते थे मुझसे जहाँ तक है। लेकिन उनकी रिजर्वेशन सना से थी, उनकी थोड़ी रिजर्वेशन लवकेश से भी थी, और लपेटे में आप भी आ जाते थे। तो सर मेरा और भी, आप तो एक टारगेट बन ही गए थे, सबका सॉफ्ट टारगेट सेकेंड वीक के बाद। तो सर मुझे ये लगता है कि अगर आपकी दो लोगों से प्रॉब्लम है तो उसका आप भड़ास तीसरे पे क्यों निकाल रहे हो? मेरे को उनसे ये तकलीफ थी। मैं अपने दोस्तों से, ऐसा तो नहीं कि आपको उनसे प्रॉब्लम है तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठना बंद कर दूंगा। वो मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं उनके साथ बैठता हूँ, है ना, मेरा कनेक्शन है उनके साथ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जाके डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, है ना। अब उनका ये था कि तो अपने दोस्तों के फाइट्स में आता है। अब सर मैं हूँ ऐसा, मैं बाहर भी अगर कोई मेरे दोस्त को बोलेगा तो मैं आता हूँ सर, मैं बोलता हूँ कि नहीं ये ऐसा वैसा, लेकिन फिर भी जब उन्होंने बोला तो भी मैं कोई हद तक अंदर वो खत्म कर दिया। जैसे लवकेश और अगर रणवीर भाई का कुछ हो रहा है तो मैं नहीं बोलता था, बट हाँ उनको पता नहीं क्यों एक खटास हो गई थी, भले वो मेरे को अच्छा माने बुरा माने, अच्छा मानते रहे, जैसा आप बोलते हो कि शायद उनको उनमें मन में था कुछ कि अच्छा लड़का है जो भी है, बट उन्होंने कभी सर मुझे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कभी मुझे समझने की कोशिश पूरी तरीके से नहीं करी। हाँ, शायद वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हो गए थे। इन्फ्लुएंस भी हो गए थे और वो कांड के बाद भी और इन्फ्लुएंस हुए थे, और उनको ऐसा लगता था मेरी संगत गलत है, ये है जो है, बट ना, मैं एक बात कहूँगा, उस कांड के बाद मैं 3 दिन शॉक में था, लेकिन वो 6 दिन शॉक में थे। और उनने बोला था कि मैंने, मतलब मेरे मुझसे ये लाइन कही थी, बोले इतना डार्क, इतना डार्क, बोले इससे तो उभरने में भी टाइम लग गया। खुद मुझे लगा, जिनने दुनिया में हर तरह की सिचुएशन देखी है। खैर, उससे आगे बढ़ते हुए विशाल, अब आगे क्या क्या सोचा है लाइफ के बारे में, क्या सोचा है? ठीक है, बिग बॉस हो गया, अच्छा एक्सपीरियंस था, जी और आप पहले भी दिलों पे राज करते थे, आगे भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो आप आगे क्या? सर आगे ये है कि सर अभी मेरे को अपने काम पे फोकस करना है, और जो होना था तो हो गया है, जो जो कहना था जो, बट मैं सिर्फ इतना खुश हूँ कि अ, गम तो वो हमेशा रहेगा सर, टॉप में ना जाने का। वो एक ऐसा एक्सपीरियंस, मेरे को ऐसा लगता था कि एक्सपीरियंस है बिग बॉस, और वो एक्सपीरियंस के बाद अगर कोई गम की बात करूँगा मैं, तो मेरे को ऐसा लगता था कि इतना कुछ सब देने के बाद भी एक जब टॉप पे आप नहीं जा पाते तो सर उसका गम तो रहेगा ज़िंदगी भर, बट वो साइड में रख के, क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा बाहर आके मैंने जब देखा कि इतना प्यार है, इतना प्यार है, तो अब मैं उस चीज़ को साथ में लेके चलूँगा माइंड में, और ये चीज़ सोचूंगा कि नहीं, अब आपको ऑडियंस के लिए तुझे कुछ बहुत अच्छे काम करने, ताकि वो तेरे को तुझसे और तेरे को और ज़्यादा प्यार करते रहे। तो मेरा वही कोशिश रहेगा। मैं फुल अभी मेरा फोकस होने वाला एक्टिंग, और क्योंकि मुझे हमेशा से एक्टिंग ही बनना था, मैं सोशल मीडिया क्रिएटर भी इसलिए बना ताकि मैं एक्टर बन पाऊँ, तो और मैं वही करूँगा सर, और भगवान करे और आप लोग की दुआ रही तो शायद मैं कर भी लूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल करोगे। और विशाल, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विशाल से मैं एक बार बात कर रहा था, विशाल ने अपनी मुझे बात बताई थी कि कैसे विशाल अपने परिवार को एक छोटे से घर के निकाल के अपने फ्लैट में ले गया, और कैसे वो जो कुछ कमाता है अपने पिताजी के हाथ में रखता है, जी और जॉइंट फैमिली में हम लोग रहते जी हैं, और पिताजी वो जो है संभालते सब। वो सबको संभालते हैं, और अभी भी आप इस बात को लेके मतलब बहुत 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 आपने फॉन्डली ये पूरी बात बताई थी। तो सेकेंड थर्ड वीक में जब माता पिताजी आए, उसके बाद विशाल थोड़ा 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 और बेहतर मूड के अंदर आया। मैं स्ट्रांग हो गया सर,
मैं अपने आप को गेम में ज़्यादा अपने आप को मैं मिल गया वापस, ऐसा लग रहा था कि मैं खो गया हूँ, लेकिन उनके आने के बाद ऐसा लगा कि मैं अपने आप को मिल गया वापस से। तो वो मेरे लिए सर बहुत ज़रूरी था। और जैसी रही सर बात, मैंने कुछ क्लिप्स भी देखे हैं जो मेरे लिए बोले थे कि ये तो शायद अपने कच्चे भी बेड से नहीं उठाते, इनके माँ बाप उठाते हैं, ये क्या पहले मेरे जितना कमाए मेरे तक। तो मैं सर उस सब के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ सर कि मैं 21 साल का था तब से मैंने मेरा घर संभाला है, और अकेले ने संभाला हूँ। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे कजिन्स है 2-3, उनके पढ़ाई, मेरी बहन की शादी, घर, गाड़ी, सब मैंने किया है सर। और मेरे डैडी भी, ऐसा नहीं मेरे डैडी ने मुझे कभी कम दिया है, मेरे डैडी ने जितना दे सकते थे उससे ज़्यादा ही दिया है मुझे, बट वो भी एक लिमिटेड रहता था, है ना। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आया हूँ सर, लेकिन 21 साल की उम्र से सर मेरे को ये चीज़ का प्राउड भी हूँ, और मैं ऊपर वाले को भी शुक्राना करता हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने मुझे इतना, बोलते ना, केपेबल बनाया कि मैं अपने माँ बाप को और मेरे परिवार को, पूरे परिवार को इस पे जा पाऊँ। तो हाँ सर, मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ को लेकर। और ये भी बात है कि आपने जैसे बोला, बहुत सही पकड़ा था आपने सर, मेरे अंदर काफ़ी स्ट्रांग हो गया था काफ़ी मैं उनके आने के बाद शो में। माँ बाप का सहारा इसीलिए कहते हैं ना, बहुत जी, स्ट्रांग होता है, बहुत जी। अच्छा होता है। चलिए विशाल, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू और सर। एक बार जब आपके घर आऊंगा ना तो एक और अच्छी से आपके ऊपर बनाऊंगा। और मैं डन। तो चाहता था वो यशराज वाला जो आपका गाना है वो हाँ जल्दी से रिलीज हो, हाँ ब्लॉकबस्टर बने। हाँ, मैं भी चाहता हूँ जल्दी रिलीज हो। तो बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर। विशाल। थैंक यू और सर। मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह का अच्छा काम जारी रखेंगे। मुझे कहा जा रहा है, मैं हमेशा कहता नहीं हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, जो भी जो करते हैं वो करिए प्लीज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।